हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं डेविल सेडक्शन एपिसोड 37। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। 3 दिन के बाद आज मल्होत्रा फैमिली में रात को डिनर की पार्टी थी। नेहा की प्रेगनेंसी की खुशी में वहाँ अभय जी का परिवार भी आया था। समय जी ने अभिमन्यु और अपनी रेहान को भी बुलाया था। चाहत ने फ़ोन कर अभिमन्यु से कहा कि वो शेरा को भी साथ मिलाएं, क्योंकि उसने बहुत दिनों से उन्हें नहीं देखा था। पर अभिमन्यु ने मना कर दिया। शेरा कभी भी घर से बाहर नहीं आए थे। वजह थी उनकी जान को खतरा था। जब अदिति जी चली गई थी और शेरा को अभिमन्यु का ख्याल रखने को कहा था, तब शेरा तब से ही अभिमन्यु के साथ परछाई की तरह रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता रहा, अभिमन्यु सुधरने की जगह और खतरनाक बनता रह गया, क्योंकि उस बहरूपियों ने उसे इतने झूठ बोला कि उसकी माँ ने उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसे छोड़कर चली गई। अभिमन्यु का दिल तो ये नहीं मान रहा था, पर उस वक्त उसके पास शक्तियाँ होने के बावजूद वो छोटा बच्चा था। शेरा उसे समझाते तो वो कभी कभी समझ जाता, लेकिन वो बहरूपिया कुछ न कुछ करके अभिमन्यु के लिए जहर भरता ही रहता। एक पल ऐसा आया जब शेरा ने उसे एहसास दिलाया। क्या जब उसकी माँ उसके पास थी तो क्या कभी भी उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया? जवाब था नहीं। उसकी माँ तो उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ कैसे उसे नफरत कर सकती थी? शायद ज़रूर कुछ वजह होगी। ये सोच जब अभिमन्यु के दिमाग में आई तो वो शांत होने लगा। उधर बहरूपिया, उसका मकसद था अभिमन्यु को पूरी तरीके से खूंखार बनाना और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। वैसे तो उसका मन अभिमन्यु को मारने का था, पर वो ये कभी नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की, उसका सबसे अहम काम यही था, लेकिन उसने अभिमन्यु को कुछ काम आंक लिया था। जब उसे अभिमन्यु के अंदर दबी शक्तियों का एहसास हुआ, तब से उसने अभिमन्यु को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहा। जब अदिति जी की मौत हुई तो उसने उस राक्षस का भी हाथ था। बहुत कोशिश करने के बाद उसे अदिति जी मिली, करीब 5 साल के बाद। उस वक्त अदिति जी काफ़ी कमज़ोर थी, ये बात किसी को पता नहीं थी। पर जब वो साहिल की जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर आई, उस वक्त बहरूपियों को पता चल गया। बस इतना ही पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। उस वक्त उसने अदिति जी पर हमला किया। उस वक्त उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की और जल्दी से वहाँ से भाग गई। वहीं उन जगह पर उनकी मौत हुई तो बहरूपियों ने अभिमन्यु के दिमाग में ये डाल दिया कि उनकी मौत किसी इंसानों के हाथ हुई थी। अभिमन्यु अदिति बहुत कमज़ोर थी, इस वजह से एक इंसान ने उसे मार दिया। यही वजह थी कि अभिमन्यु इंसानों से बहुत नफरत करता था। एक दिन उस बहरूपिये को पता चल गया कि उसे उसका सच पता है, इसलिए उसने शेरा की जान लेने का तय किया, सबको शेरा के खिलाफ किया। उसी वक्त वहाँ अभिमन्यु आ गया। जब उसने पूछा क्या हुआ, तब उस बहरूपिये ने बताया कि शेरा ने उन सबको धोखा दिया है, वो यहाँ का राजा बनना चाहता है, वो सब उसको मार देंगे। अभिमन्यु को ये बात बहुत अजीब लगी। जब वो उसके ऊपर अटैक करने आए, तब अभिमन्यु ने उन सबको रोक दिया। अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के कहा, अगर इन्होंने गलती की है तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, पर इन्हें मार देना? बहरूपिया, अभिमन्यु तुम कहना क्या चाहते हो? हम छोड़ देंगे से? तभी कोई दूसरा बोला, सरताज, इससे इसकी शक्तियाँ छीन ली जाएं, तब से कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। उसकी बात पे सब सहमत हुए। अभिमन्यु मना करना चाहता था, पर अगर उसने मना किया तो और कोई सज़ा हो सकती थी। शक्तियाँ गई तो क्या होगा? शेरा ठीक तो रहेंगे, ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। वहीं शेरा की शक्तियों को छीन लेने के बाद शेरा ने कहा कि शक्तियों का हकदार अभिमन्यु को ही दिया जाए। बहरूपिये को गुस्सा तो आया, पर वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाया। वहीं शक्तियों के चले जाने के बाद उन लोगों ने शेरा को धरती पर छोड़ दिया। उन्हें लगा कि वैसे भी वो मर जाएगा, पर सब गलत थे। अभिमन्यु ने उन्हें सबसे छुपा कर रखा। उन्हें भरोसा था शेरा ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब तक वहाँ शैतान लोग के सारे लोगों के दिमाग में उस बहरूपिये ने शैतानियत को डाल दिया था, लेकिन जिन जिन लोगों को ये पसंद नहीं आया वो लोग वहाँ से चले गए। इसमें अवनी और रेहान भी थे। अभिमन्यु ने
शेरा की जिम्मेदारी उन लोगों को दे दी। इस सबसे एक बात तो अच्छी हुई, अभिमन्यु को इस बहरूपियों की शैतानियत के बारे में पता लगने लगा। अब अभिमन्यु को उसकी बात नहीं मानना था, वो अपनी मर्जी का मालिक बनने लगा। अब तक किसी को नहीं पता था कि शेरा अभिमन्यु के पास है। कहानी में आते हैं मल्होत्रा पैलेस। अभिमन्यु, अवनी और रेहान एक साथ अंदर आए। रेहान की नज़र अपनी रूही पर ही ढूंढ रही थी, पर रूही इस वक्त वहाँ नहीं थी। रेहान का मुंह बन गया। तीनों अंदर आए। हॉल को हल्का डेकोरेट किया गया था। सामने करण और नेहा एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, जहाँ पे पिंक और ब्लू बलून्स लगे हुए थे। उसी के बीच एक मीडियम साइज का टेबल भी था। वहाँ सब थे, बस चाहत, रूही और नेहा को छोड़कर। तभी वानी जी बोलती हैं, ये तीनों कहाँ गई? उन्होंने तो कहा था कि ऊपर सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सबने ऊपर देखा तो नेहा ने एक रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, साथ ही एक हार, हाथों में चूड़ा। नेहा एक नई निवेली दुल्हन की तरह लग रही थी, चेहरे पे चमक के साथ साथ एक प्यारी सी मुस्कान। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। करण तो बस प्यार से अपनी वाइफ को देख रहा था। वहीं अभिमन्यु और रेहान तो बुरी हालत हो गई थी। रूही ने एक नेट की साड़ी पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़ रखा था, और कानों में राउंड शेप इयररिंग्स और चेहरे पे हल्का सा मेकअप। रूही बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं चाहत ने, जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, गले में डायमंड का छोटा सा नेकलेस, कानी में छोटे छोटे से इयररिंग्स, चेहरे पे हल्का सा मेकअप, वो भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु और रेहान के कानों में बस एक ही गाना बज रहा था, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले, जिंद मेरी है जब ऐसे चिकनी चेहरे, जब ऐसे चिकनी चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले, जिंद मेरी है तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पे आजा गोरिये, तू छत पे आजा गोरिये, जिंद मेरी है चाल है नागन जैसी, तेरी चाल है नागन जैसी, जोगी तुझे ले जाएंगे, जी रोगी तुझे ले जाएंगे, जिंद मेरी है। ये पहली बार था जब चाहत और रूही ने साड़ी पहनी थी। अभिमन्यु और रेहान के तो दिल बाहर आने को हो गए थे। वहीं चाहत की नज़र अभिमन्यु से जा मिली और रूही की रेहान से। वो दोनों इन दोनों को ही देख रही थी और दोनों के गाल गुलाबी हो गए। उन्होंने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। वहीं सब एक अदा उन दोनों लड़कियों को देखकर दिल घायल कर गई थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में।